हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 7 जुलाई सीटेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम लोग हिंदी पैडागोजी के कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होने वाले हैं एंड देन कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होने वाले हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो होते हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी हो वो उसके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि एक तो हम हमारे आंसर तक जल्दी से पहुंच पाए, हम हमारे टाइम को बचा सके। टाइम मैनेजमेंट इस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पेपर जो होता है वो इतना ज़्यादा लेंथी आता है कि कई बार हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सही आंसर तक पहुंचने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर हमारे ध्यान में हो तो एक तो हम हमारे जो है वो आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे टाइम को भी बचा सकते हैं एग्जाम टाइम में, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जल्दी से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो टैग वर्ड्स को अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो अपने आंसर को एलिमिनेट करें, तो आप लोग टैग वर्ड्स को एक बार ज़रूर ध्यान में रखिए। मैंने ऑलरेडी ईवीएस के एंड आप लोगों के मैथ्स के, इन दोनों के ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के टैग वर्ड डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में एसएसटी के कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस करूंगी। हिंदी के टैग वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन टैग वर्ड्स को करने के बाद में जब आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को सच में समझ आएगा कि सच में ये जो टैग वर्ड्स है वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे टैग वर्ड्स को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टैग वर्ड्स लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नीचे की तरफ मैंने लिखे हैं यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है, तो देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स का मतलब होता है कि आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया हो जिसमें से अगर आप लोगों को ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप लोगों को देखने को मिले तो मतलब वो आंसर आप लोगों का सही होगा। और अगर आप लोगों को ये नेगेटिव टैग वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं अगर इनमें से अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन दिखाई देता है तो वो आंसर आप लोगों का रॉन्ग होगा। तो इसीलिए आप लोग आंसर को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स यानी कि मातृभाषा को स्वीकारना। कोई भी बच्चा है जो किसी भी पृष्ठभूमि से आया है, किसी भी मोहल्ले से आया है, किसी भी समाज से, किसी भी तरीके की सोसाइटी सोसाइटी से आया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में या फिर अगर आप लोगों को ऑप्शन में वर्ड दिख जाए ना कि मातृभाषा भाषा को स्वीकारना है, तो वहां पर आप लोग क्वेश्चन भी मत पढ़िए, देख लीजिए अगर ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर मातृभाषा को स्वीकारना आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं भाषा प्रयोग के अवसर। भाई भाषा का प्रयोग तो बच्चे का होना ही चाहिए। अगर हम लोग हिंदी सिखा रहे हैं तो बच्चे को हिंदी बोलने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए मौका दीजिए। कई बार हम लोग स्कूल्स में देखते हैं कि स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि उन बच्चों ने वो लैंग्वेज की बुक्स तो देख ली, बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया। तो प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए ना कि बच्चा भाषा प्रयोग के हम बच्चे को अवसर दे रहे हैं, तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भाषा अर्जन। देखिए एक होता है भाषा अर्जित करना और एक आता है आप लोगों का भाषा को जो है वो अधिगम करना। भाषा अधिगम एंड भाषा अर्जन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर भाषा अधिगम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन जो होती है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो सहज होती है, स्वाभाविक होती है। कैसे होती है? देखिए भाषा अर्जन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है वो राजस्थान से है। अब आप लोगों के राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं, तो मारवाड़ी अब आप लोगों ने सुनी, आपको किसी ने भी सिखाई नहीं, लेकिन आप लोगों ने सुनी तो आप लोग अपने आप सीख गए। मान लीजिए आप लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्रियन आप लोगों को किसी ने सिखाई नहीं, जब आप लोगों ने अपने यहाँ वहाँ आस पड़ोस में सुन ली ना, तो आप लोगों ने स्वाभाविक तरीके से उस लैंग्वेज को एक्वायर कर दिया। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को दो ऑप्शन में मिले ना कि एक भाषा अर्जन और एक भाषा अधिगम, दोनों में से एक चूज करना पड़े, तो पॉजिटिव आप लोगों का भाषा अर्जन होगा। उसके बाद में आता है प्रोत्साहित करना। भाई बच्चे को हम लोग जो लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज के लिए हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। चाहे हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाहे हम लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हैं, चाहे हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चा बैठा है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिविटी के साथ में आंसर कर रहा है, चाहे वो नेगेटिविटी के साथ में, लेकिन उस समय पे हम क्या करेंगे? हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चा जो है वो प्रोत्साहित रहे और वो बच्चा जो है वो और आगे बढ़ने की कोशिश करे। उसके बाद में आता है हमारा अगला वर्ड आकलन
यानी कि पोर्टफोलियो, बच्चे का आकलन करना। आकलन करने का मतलब है ऐसे नहीं करना कि बच्चे का हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद में सेकंड यूनिट, अब हम लोगों ने उसको एक पर्टिकुलर सिलेबस दे दिया, नहीं। इस तरीके से आकलन नहीं करना है। आकलन का सबसे बेस्ट तरीका होता है पोर्टफोलियो बनाना, बच्चे की लेवल देखना कि बच्चा किस लेवल का क्या-क्या कर पा रहा है। उस लेवल के बेसिस पर बच्चे की जो है वो असेसमेंट डायरी बनानी, उस बेसिस पर नहीं कि बच्चे ने कितना एग्ज़ामिनेशन में लिखा है। तो अगर आकलन का बेस्ट तरीका पूछे तो आकलन का बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो, जहाँ पर भी वर्ड दिख जाए ना पोर्टफोलियो, बिना सोचे समझे आप लोग राइट कर लीजिए, आप लोगों का कहीं भी आंसर गलत नहीं होने वाला है। एक हम लोगों को जब हम लोग लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ते हैं, चाहे आप लोगों की कोई भी लैंग्वेज की जो है वो पेडागोजी हो, चाहे आप लोगों की हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पर आप लोगों को एक शब्द ज़रूर देखने को मिलेगा, नॉर्म चॉम्स्की। चाहे आप लोग सीडीपी वाला पोर्शन करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मैक्सिमम ये वर्ड देखने को मिलेगा, नॉर्म चॉम्स्की। नॉर्म चॉम्स्की ने क्या बोला है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने बोला, जहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाषा अर्जित करना, तो इन्होंने यही बोला, जन्मजात क्षमता का मतलब होता है कि बच्चा लैंग्वेज को अर्जित कर सकता है, बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। तो बच्चे ने लैंग्वेज को सुना, उसने एक्वायर कर लिया। हम लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसको हम लोग एलएडी के नाम से भी जानते हैं, एलएडी, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी बोलते हैं, और इनके अनुसार जो है वो बच्चे के अंदर यूजी होता है, यानी कि स्वाभाविक ग्रामर होती है, स्वाभाविक व्याकरण होती है, यानी यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जो है वो सार्वभौमिक ग्रामर होती है बच्चे की माइंड के अंदर। वो कुछ भी सुनता, हम लोग देखते हैं ना, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है बच्चा हमेशा सही सेंटेंस बनाता है। छोटा बच्चा होगा ना, तो वो भी ऐसे ही बोलेगा कि मुझे भूख लगी है, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे लगी है भूख, नहीं। क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक जन्मजात ही उसके अंदर एक ग्रामर सही तरीके से आ गई है, इसीलिए वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। अगला हमारा वर्ड आता है अर्थ समझकर पढ़ना। देखिए ये पॉइंट एकदम सही है। अगर आप लोगों को वर्ड दिख जाए ना, कोई भी कहीं कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर को एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो अगर आप लोगों को वर्ड देखने को मिल जाए ना कि अर्थ समझकर पढ़ते हैं, कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अर्थ को समझ समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अर्थ को समझ लिया और फिर पढ़ रहा है, तो वहां पर आप लोग अपने उसी आंसर को टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है विचारों की अभिव्यक्ति। भाई अगर बच्चा लैंग्वेज पे पढ़ रहा है, लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैंग्वेज में तो विचार होते हैं, यानी कि विचार जो होते हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से ही तो आते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति कब होगी, जब बच्चे को लैंग्वेज आएगी। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाए कि बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वो आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। उस आंसर को आप बिना सोच विचार करके भी सही लगा सकते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति अपने आप में सही वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आता है भाषा विविधता या भाषा अर्जन। भाषा अर्जन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भाषा विविधता के बारे में बताते हैं। भाषा विविधता का मतलब होता है बहुभाषिता। बहुभाषिता का मतलब होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक क्लासरूम होता है, उसके अंदर एक बच्चा होता है। तो वो बच्चा क्या करता है, उस बच्चे को जो है वो हिंदी भी आती है, कई बार हिंदी बोलने वाले बच्चे होते हैं विद्यालय में, जो है वो जो है वो मराठी बोलने वाले बच्चे भी होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में बिहारी बोलने वाले भी बच्चे होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि कर्नाटकी बोलने वाले भी बच्चे होते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं वो भाषा विविधता वाले बच्चे होते हैं। अब हम देखते हैं भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को जब नॉर्म चॉम्स्की बताया था, उसमें भी बता चुकी हूँ, एंड भाषा अर्जन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है ना, भाषा अर्जन और भाषा विविधता, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। अगर आप लोगों को हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में, या फिर तीसरी कोई लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने चूज करी है, संस्कृत चूज करी है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज चूज करी है, जहाँ पर वर्ड दिख जाए ना कि भाषा में विविधता है, बच्चा भाषा को अर्जित कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड है, डायरेक्ट आप लोग टिक कर लीजिए, आप लोगों का आंसर 100% राइट होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि भाषा जो होती है वो एक तरीके से संसाधन होती है और सीखने में वृद्धि करती है। भाई बच्चा जो होता है, कोई भी छोटा बच्चा होता है, जब विद्यालय में आता है तो पता है टीचर को कि भाई इसको विद्यालय की भाषा नहीं आती है। मैक्सिमम विद्यालय में हिंदी बोली जाती है, तो टीचर को पता होता है कि इस बालक को हिंदी नहीं आती है। लेकिन बच्चा उस समय क्या करता है, बच्चा भाषा विविधता का उपयोग करता है। यानी कि बच्चा जो है वो अपनी ही भाषा का उपयोग करने का कोशिश कर रहा है, चाहे उसको मारवाड़ी आ रही हो, चाहे उसको मराठी आ रही हो,
चाहे उसको मद्रासी आ रही हो, जो भी लैंग्वेज उसको आती है वो उसका यूज़ करता है। तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए, उस लैंग्वेज को एज़ अ संसाधन, और टीचर जो है उसको सिखाने में मदद कर सकता है। यानी कि ये मानना है कि बच्चे के लिए वो लैंग्वेज उसके सीखने में वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वर्ड मिल जाए ना कि बच्चे के लिए लैंग्वेज उसकी मातृभाषा उसका संसाधन है, उसके सीखने में वृद्धि करती है, तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। एक मैंने अभी बताया था भाषा अधिगम करना, थोड़ी देर पहले जब मैंने भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया है, उसी के साथ-साथ मैंने आप लोगों को भाषा अधिगम के बारे में भी बताया है। तो भाषा अधिगम क्या होती है? भाषा अधिगम का मतलब एक होता है भाषा अर्जित, एक होता है भाषा अधिगम। अर्जित का मतलब होता है बच्चे ने अपने आप सीखी, अपने आप उस लैंग्वेज को उसने अर्जित कर लिया, और दूसरा आता है भाषा अधिगम। अधिगम करने का मतलब क्या होता है? भाषा को सीखना, भाषा को याद करना, भाषा के वर्ड चाहे ग्रामर हो, ग्रामर के रूल सीखना। जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण सीखते हैं, इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं व्याकरण के बेसिस पर, तो उसको अधिगम बोलते हैं। विद्यालय जाने के बाद सीखी जाती है और प्रयास करने के बाद ही आती है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश जो है वो नहीं आएगी। लेकिन हम लोग अगर विद्यालय जाएँगे और बार-बार अगर हम प्रयास करेंगे, तो हम अधिगम कर पाएँगे। तो लैंग्वेज को अगर सीखना है, अगर सेकंड लैंग्वेज को, तो हम लोगों को अधिगम करना होगा। उसके अलावा बाल साहित्य, जहाँ पर भी आप लोगों को दिख जाए ना कि बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, बाल साहित्य ऑप्शन में आ गया तो टिक कर लीजिए। भई लैंग्वेज में विविधता और विभिन्नता ही होती ही है, और साथ ही साथ हम लोगों को क्लासरूम के अंदर प्रिंट रिच माहौल बनाना है। प्रिंट समृद्ध माहौल जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब होता है बच्चे को लैंग्वेज को लेकर जो है वो इतने क्लासरूम के अंदर पोस्टर्स लगाने हैं, और बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, इसके लिए अलग-अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चा उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएगा, बच्चा एक्वायर कर पाएगा, बच्चा ओरिजिनली उस चीज़ को सीखने में सक्षम हो पाएगा। तो बच्चे को प्रिंट रिच एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ में हमारे ये जो पॉजिटिव वर्ड्स थे, अगर आप लोगों को ऑप्शन में कहीं पर भी ये सारे के सारे वर्ड्स देखने को मिल जाए, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और आप लोग क्वेश्चन भी ना पढ़ें और क्वेश्चन में सिर्फ ये देख लीजिए कि अगर पॉजिटिविटी में पूछा है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज़ करना है। अब हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो होते हैं, ये भी आप लोगों के जो है वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो भी आप लोगों की सारी लैंग्वेज के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। लेकिन नेगेटिव वर्ड्स के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि इससे आप लोग आंसर के को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में जो है वो स्पेशली हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे। अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए कहीं भी ऑप्शन आप लोगों को दे दिया कि बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करेंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो उस बच्चे की लैंग्वेज को आप लोग स्वीकारेंगे। अभी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखा था ना कि हम लोग जो है वो उसको एज़ अ संसाधन यूज़ करेंगे। हम स्वीकार कर लेंगे कि बच्चे को इसी भाषा में पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे को यही लैंग्वेज आती है, और मातृभाषा पढ़ने से बच्चा सीखने में वृद्धि कर पाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव क्या दे दिया है कि मातृभाषा को अनदेखा करना है, तो ये तो वर्ड गलत हो गया। तो कहीं पर भी ऑप्शन में दिख जाए ना कि मातृभाषा को अनदेखा करना है, तो वो ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। उसके अलावा मानक भाषा पर बल देना, मानक भाषा का मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना। पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई भी लिंग्विस्टिक होता है, कोई भाषावादी होता है, तो भी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकता है। चाहे आप लोगों का शिक्षक हो, चाहे आप लोगों का प्रधानाचार्य हो, चाहे आप लोगों के प्रिंसिपल सर हो, प्रिंसिपल मैम हो, लेडीज़ हो, सर हो, आपके कोई मित्र है, पीयर है, पेरेंट्स है, मातृभाषा का उपयोग कोई नहीं करता है। और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में वर्ड मिल जाए, मातृभाषा का प्रयोग करने पर ही हम बल दे रहे हैं क्लासरूम में। जब टीचर कोई नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे को कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखाएँगे? नहीं, हम लोगों को ऐसा भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, हम लोगों को पाठ्य पुस्तक पढ़ानी तो है, लेकिन केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड हो जाता है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चे को केवल और केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल नहीं देना है, बल्कि बच्चे को हर तरीके की चीज़ें पढ़ाने पे फ़ोकस करवाना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं काव्यात्मक भाषा। देखिए, काव्यात्मक भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ही बच्चे को कविताएँ और उस रूम में पढ़ाएँगे नहीं। हम लोगों को ध्यान रखना है, बच्चे को कोई भी हम चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं ना क से कबूतर, तो हम गाते-गाते सिखाते हैं उसको। बच्चों बोलो क से कबूतर, तो
ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जो है वो गीत गाते-गाते सीखता है, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने बोल दिया काव्यात्मक भाषा। भाई बच्चे को काव्यात्मक भाषा का ज्ञान देना है, लेकिन बच्चे को केवल काव्यात्मक भाषा का ज्ञान नहीं देना है। आप लोग ध्यान रखिए, यूँ नहीं आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोग प्रेमचंद का कोई, और आप लोग उसमें जो है वो काव्यात्मक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ यूज़ करिए। उसके अलावा कुछ नेगेटिव वर्ड्स आते हैं जैसे याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, तो ये भी अपने आप में ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली एसएसटी, साइंस, मैथ्स, आप लोगों की हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ईवीएस, सीडीपी, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों को दिख जाए ना ये 3 वर्ड, इतने नेगेटिव वर्ड हैं, और कहीं पर भी कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, मेमोराइज़ करना, रिपिटेशन करना, अभ्यास करना, सब नेगेटिव वर्ड है। इतने नेगेटिव वर्ड है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इन ऑप्शंस को देख लिया, ये गलत होगा, इनको डायरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करके 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट आप लोगों के गलत हो जाएँगे। तो इन वर्ड्स को तो हटा ही दीजिए। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक शब्दावली। भई अगर आप लोग बच्चे को वास्तव में पढ़ा रहे हैं तो वैज्ञानिक शब्दावली ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाएँ। क्योंकि हम लोगों को बच्चे को बच्चा ही रखना है, बच्चे को वैज्ञानिक नहीं बनाना है। बच्चे बच्चे ऑलरेडी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये बात हम लोगों को जीन पियाजे ने ऑलरेडी बता चुके हैं वो, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन बच्चों की लर्निंग ही हम ऐसी कराएँ कि बच्चा जो है वो वैज्ञानिक शब्दावली का ही यूज़ करे। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में आता है कुछ नेगेटिव वर्ड्स जैसे केवल, ही, सिर्फ। ये अगर आप लोगों को, जैसे यहाँ पर ये वर्ड है ना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, याद करना, ये अपने आप में कट्टर नेगेटिव वर्ड होते हैं। उसी तरीके से ये तीनों वर्ड भी कट्टर नेगेटिव वर्ड होते हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए ना कि केवल आ रहा है, ही आ रहा है, सिर्फ आ रहा है। मैंने हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेडागोजी के कंप्लीट करवाए हैं, 12 से 13 वीडियो मैंने अपने चैनल पर डिस्कस करी है। उसमें से अगर आप लोग एक वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 15 में से, हर एक वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 15 में से आप लोग 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो आप इन टैग वर्ड्स के माध्यम से ही सॉल्व कर पा रहे हैं। आप लोग खुद इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे। पहले आप टैग वर्ड्स को देखिए, उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को देखिए। आप लोगों को खुद को समझ आएगा कि आप लोग कितना अपने आंसर के नजदीक है, कितना कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, और आप लोग जो है वो बाकी सबसे जो है वो थोड़े से आप लोग आगे पहुंच जाते हैं, अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स भी मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, ईवीएस के एंड मैथ्स के कर चुकी हूँ मैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी एक-एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जो सीटेट के लिए, इवन किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।